मेवाती पढ़ते नहीं है, मेवाती ये करते हैं, मेवाती वो करते हैं। तो वो सब चीज़ें एक तरह से एक एक बिल्कुल गाली की तरह हमें लगती थी। जी। पहला मेरा आर्टिकल छपा था मेवों की ऐतिहासिक पहचान। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और जी। सोशल एक्टिविस्ट भी था और उसमें सामंजस्य बिठाना तो कोई ज़्यादा बड़ी मेरे लिए दिक्कत नहीं थी। मेवात एक खोज इतिहास की किताब है और उसमें ओह! मेवात का लगभग 8000 साल का इतिहास, समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार रूट लेवल तक करना चाहते हैं तो बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है। हमने उस वक़्त ये स्लोगन दिया था कि बेटी को दो कलम दवात आगे बढ़ जाए मेवात। मेरा सोचना ये है कि अगर हम राजनीति में घुसे या हुँ। हमने राजनीतिक इच्छा पाली, तो फिर हमारा जी। संगठन मर जाएगा और जो सोशल वर्क हम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएँगे। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस में आप सभी का बहुत स्वागत है। हौसले और मेहनत के बल पर इतिहास और समाज सेवा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले डॉक्टर सिद्दीक अहमद मेघ, जो पेशे से इंजीनियर भी रहे, जिन्होंने मेवात की आवाज़ को बुलंद किया, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये बताया कि अगर आपके हौसले बुलंद हो, तो आप कोई भी रेखा पार कर सकते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी जो जर्नी रही, उसके पीछे कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आवाज़ द वॉइस में। आपका भी बहुत शुक्रिया। वास्तव में मेवात विकसित हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी अब ये साबित हो गया है कि मेवात भारत के 100 जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनमें से जो मेवात का नूंह जिला है वो सबसे पिछड़ा है। हुँ, तो हुँ। जिस वक़्त हम नौकरी में आए तो लोग तरह-तरह की बातें करते थे। मेवाती पिछड़े हुए हैं, मेवाती पढ़ते नहीं हैं, मेवाती ये करते हैं, मेवाती वो करते हैं। तो वो सब चीज़ें एक तरह से एक एक बिल्कुल गाली की तरह हमें लगती थी। हुँ। तो क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था, मैं पहले से ही बहुत पढ़ता था, तो मुझे नॉलेज था मेवात के इतिहास का, तो हम लोगों ने हुँ, हुँ। उन चीज़ों को काउंटर करना शुरू किया। अच्छा। फिर ये सोचा कि काउंटर करने से तो किस-किस को हम समझा पाएँगे। तो हुँ, इसलिए हुँ, इस हुँ। बात पर एक प्लानिंग की गई कि क्यों ना मेवात के इतिहास को कंसोलिडेटेड करके लिखा जाए और अच्छा। वो इतिहास हिंदी में लिखा जाए ताकि जो नई पीढ़ी है मेवात की, वो अपने हुँ, हुँ। इतिहास को जान सके। उस पर जान काम सके। किया पहले एक बहुत सीनियर एक एडवोकेट थे स्वाले खां साहब। वो उनको काफ़ी नॉलेज था, तो मैंने उनको इनकरेज करने की कोशिश की कि आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, "हाँ, मैं लिखता हूँ।" तो इसी तरह 3-4 साल निकल गए। हाँ, हाँ। तब मैंने भी अपनी स्टडी उस दौरान जारी रखी और मेवात के इतिहास पे या मेवात से संबंधित जो भारत का इतिहास था, उस सबको पढ़ना शुरू किया। तो मेरे पास भी काफ़ी मैटर इकट्ठा था। फिर मैंने सोचा स्वाले साहब जब लिखेंगे, क्यों ना हुँ, हम ही हुँ, हुँ। कोशिश करते हैं। तो अच्छा। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। शुरुआत की तो कुछ लिखने में दिक्कत आई क्योंकि पढ़ लेना, नॉलेज की गेन कर लेना और नोट्स बना लेना वो अलग बात है और एक बिल्कुल, रिदम में बिल्कुल। आकर लिखना, इतिहास को इतिहास हुँ। की तरह लिखना, वो एक बड़ी दिक्कत थी और वैसे भी मैं चुनौती क्योंकि होती साइंस है। का स्टूडेंट रहा और हुँ, हुँ। सिविल इंजीनियर था तो इसलिए इतिहास का नॉलेज तो था, लेकिन इस जी। इतिहास को किस तरह से पटल पर लाया जाए, किस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में लाया जाए, वो जो एक चीज़ थी वो उसमें थोड़ी दिक्कतें थी। खैर लिखना शुरू किया, कभी फाड़ा, कभी लिखा, फिर धीरे-धीरे कुछ मेरे आर्टिकल्स छपे जहाँ एक मैगज़ीन आती थी हरियाणा संवाद नाम से पंचायतों में, तो उसमें मेरे 2-3 आर्टिकल लगातार छपे और फिर उन्होंने मेरे से माँगने भी शुरू किए। तब एक हुँ, तरह हुँ। का कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर मैंने लिखना शुरू किया। अब अच्छा जो पहला पहला डिफ़िकल्टीज़
ऐसा कौन-सा पहला आर्टिकल था जिसने आपको काफ़ी मोटिवेट किया? उसके बारे में ज़रा बताइए? पहला मेरा आर्टिकल छपा था मेवों की ऐतिहासिक पहचान। तो अच्छा, वो एक आर्टिकल था, उसके बाद हमारे यहाँ एक रायसीना गाँव है जिसमें 1857 में बहुत बड़ी जंग हुई थी और वहाँ एक अंग्रेज़ी कमांडर भी मारा गया था, उसके 60 सिपाही मारे गए थे। तो वो आर्टिकल जब छपा, हुँ, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई और हुँ, तब मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने पहला चैप्टर 1857 पर ही लिखा। हुँ, 1857 हुँ। पे मेवातियों की क्या भूमिका रही और उसके बाद शुरुआत की शुरू से। तो अच्छा अहमद इस साहब तरह एक से तरफ आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री, दूसरी तरफ समाज सेवा, इन दोनों को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब आप कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है या छोड़ देते हैं, रहने देते हैं? ऐसी भी मुश्किलें आई होंगी, हाँ, मुश्किल तो ज़ाहिर-सी आई बात है। थी जब मैंने हुँ, शुरू में लिखना शुरू किया और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और जी, सोशल एक्टिविस्ट भी था। और हाँ। तो उसमें सामंजस्य बिठाना तो कोई ज़्यादा बड़ी मेरे लिए दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे लिए हुँ, ये दिक्कत थी कि मेवात एक तरह से ना तो यहाँ कोई बड़ी लाइब्रेरी थी, हुँ, हुँ, ना हुँ। कोई ऐसा आदमी था जिससे गाइडेंस ली जा सकती है। तो इसलिए जी, मैंने दिल्ली आना-जाना शुरू किया, दिल्ली में लाइब्रेरियों को देखना शुरू किया। बुक फेयर लगता था तो हर साल मैंने बुक ना शुरू किया। तो उन सब चीज़ों से क्योंकि पढ़ने का शौक था, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, खासकर इतिहास में पढ़ी थी, तो हुँ, इसलिए मुझे नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पहली बार मैं लिखने के लिए बैठा, क्योंकि हुँ। हम लोग उस वक़्त साक्षरता अभियान चल रहे थे मेवात में, तो हम रात 10 बजे तक गाँव में रहते थे, लोगों से बात करते थे शिक्षा के ऊपर और उसके बाद 12 बजे के आस-पास घर लौटता था। तो वहाँ अच्छा। आकर फिर मैं लिखने बैठ जाता था। तो पहले दिन जब मैं हुँ, लिखने बैठा, सारे नोट्स थे, किताबें थी और मैं सुबह 4 बजे तक लिखता रहा। तो हुँ। 5-7 पेज लिखे गए, तो मुझे लगा कि ये काम बहुत भारी है, तो हो नहीं पाएगा। तो हुँ, इस दौरान मेरी मिसेज़ भी उठ गई और उन्होंने कहा, "अरे! आप जाग रहे हैं, मैं चाय लेके आती हूँ।" मैंने कहा, "चाय तो ले आओ, लेकिन मेरे से ये काम नहीं होने वाला" और मैंने किताब इस तरह से डाल दी एक तरफ। तो वो कहने लगी, "देखो, मुझे ये तो पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। मैं ये जानती हूँ कि ये लिखना पड़ेगा।" मैंने कहा, "ऐसा क्या हो गया?" कहने लगा, "चर्चा हुँ, सब हुँ। जगह ये है कि वो लिख रहे हैं, तो आपको हाँ, ये लिखना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।" तो तो उससे आपकी बातों एक से लगता जो है जो कि कहते हैं ना अहमद कि साहब एक के घरवालों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। हाँ, इस मामले में मैं बहुत लकी रहा, बहुत सपोर्ट मिला घरवालों से और उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। मैंने अपने आप को फिर हुँ, दोबारा से संतुलित किया एक तरह से और फिर अगले रोज़ जब मैं लिखने बैठा तो पूरा एक चैप्टर मैंने एक रिदम में लिख दिया और उसके बाद अच्छा। फिर जो कॉन्फिडेंस आया तो 1 महीने में मैंने ये पहली किताब जो मेवात एक खोज थी वो लिख ली और उसके बाद वो पब्लिश भी हो गई। उसके बाद तो फिर एक ऐसी रिदम बनी कि मैं लगातार लिखता चला गया और एक के बाद एक 12 किताबें आ गई। तो अहमद साहब जैसे आप आज नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं, ठीक है? आपका भी बचपन रहा होगा, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके जो बचपन के दिन थे, वो कैसे गुज़रे? आपका शुरू से सपना था मैं इंजीनियरिंग करूँ? क्योंकि लड़के होते हैं हमेशा बचते हैं इंजीनियरिंग से और ऐसी टफ़ पढ़ाई से, तो आपके साथ भी ऐसा कोई इश्यू था? नहीं दरअसल मैं एक बहुत छोटे से और इंटीरियर गाँव में पैदा हुआ हूँ और वहीं हुँ, गाँव हुँ। के ही स्कूल अच्छा, में प्राइमरी तक पढ़ा, उसके बाद गाँव से 2 मील दूर हाई हुँ। स्कूल में गया, फिर क्योंकि वहाँ साइंस नहीं थी तो 10वीं में मैं यहाँ नूँह आ गया, गाँव से 26 किलोमीटर हुँ, दूर। हुँ, हुँ। तो और फिर जो गाँव की आर्थिक स्थिति होती है, क्योंकि सब ज़मींदार होते हैं, तो काफ़ी मतलब आप हम्बल बिगिनिंग कह सकते हैं। हुँ, हालाँकि हुँ। मेरे फ़ादर पढ़े-लिखे थे, उनको बच्चों को पढ़ाने का शौक भी बहुत था और कभी हमें इस तरह की दिक्कत भी नहीं आने दी कि अच्छा, अच्छा। मान लो कि फीस में कोई दिक्कत आ रही है, किताब चाहे उनको कुछ भी करना पड़ा, वो सब चीज़ हुई लेकिन एक इंटीरियर गाँव में होने की वजह से बहुत सारी फैसिलिटियाँ नहीं थी, पैदल ही 2 मील दूर हाई स्कूल जाते थे।
तो लेकिन मुझे पढ़ने का शौक भी था, मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था, 3-4 गेम भी खेलता था और मैं अच्छा आर्टिस्ट भी था। तो एक तो तरह आप से आप मल्टी ऑल-राउंडर कह टैलेंटेड रहे। सकते हैं। जी, तो उसकी वजह से मुझे जो जो दिक्कतें मतलब एक बच्चा महसूस करता है, वो मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं अपना काम करता गया और आगे बढ़ता गया। हुँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जैसे मेवात एक खोज आपने किताब लिखी, तो उसके अलावा डीजी गुलाटी जी ने भी किताब लिखी है और बहुत ही मशहूर लेखक हैं भगवान दास जी। तो आपकी किताब में ऐसा क्या ख़ास रहा जो औरों से अलग थी? देखिए, जीडी गिलाटी ने जो किताब लिखी है वो उसमें तो कहानियाँ हैं। एक तरह जी। से वो जो मेवात का लोक साहित्य है उस पर है हुँ, और उस पर भी एक अच्छा। समीक्षक सी किताब है। भगवान दास हुँ, मोरवाल कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। कहानियों हुँ, में, उपन्यासों में फ़िक्शंस होते हैं, कोई रियलिटी तो नहीं होती। मेवात एक खोज इतिहास की किताब है और उसमें ओह! मेवात का लगभग 8000 साल का इतिहास क्रम वाइज़ काल के हिसाब से या आप कह लीजिए कि डेट्स के हिसाब से और सदियों के हिसाब से लिखा गया है और वो मेवात और मेओ की उत्पत्ति से लेकर और आज़ादी तक का पूरा इतिहास हुँ, उसमें शामिल किया गया है। तो हुँ, इसलिए मेवात एक खोज इतिहास की किताब है और इतिहास की किताब के रूप में ही उसकी मान्यता है। और ये हुँ, किताब अब उर्दू में भी आ गई है और पड़ोसी देश में भी छप चुकी है और हुँ, इसकी इंग्लैंड से और अमेरिका से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के ऑफर्स भी आ रहे हैं। तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेवात एक खोज एक ऑथेंटिक किताब है और एक उसको अब मान्यता पूरी दुनिया में जहाँ भी मेव रहते हैं वो मिल चुकी। अच्छा इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि जब भी आप किसी मेवात के लिए ज़िक्र करते थे, आपको लगता था गाली कि बहुत ही पिछड़ा हुआ जो जगह है ये। तो उसके इतर आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम करना चाहिए? वो तो एक अलग चीज़ है। आपने मेवात के लिए काम किया और साथ में ये आइडिया कहाँ से आया कि अब महिलाओं को भी उनकी चीज़ों से रूबरू कराना चाहिए, उन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए? एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो जो आप कह सकते हैं हिंदू कम्युनिटी रहती है। जैसे गाँव जी। में दलित रहते हैं, बनिए हाँ, रहते हैं, मेजॉरिटी हिंदुओं कस्बों की में है। तो बनिए ही हैं। तो उन सब के यहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी, हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी। एक हुँ। बात तो ये थी। अच्छा। दूसरा लोग हुँ, ये कहते भी थे कि भई वो आप लड़कियों को नहीं पढ़ाते, आप पिछड़े हुए हो। लेकिन हमने जब इस चीज़ पर गहन विचार-विमर्श किया कि और हुँ, जब साक्षरता अभियान हमने चलाने की प्लानिंग की, तो ये सोचा गया कि अगर हम समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार रूट लेवल तक करना चाहते हैं, तो बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है। हमने उस वक़्त ये स्लोगन दिया था कि बेटी को दो कलम दवात आगे बढ़ जाए मेवा। और एक बहुत स्लोगन ये खूबसूरत। भी था कि हुँ, माँ की ममता बाप का प्यार बिना पढ़ाई है बेकार। तो ये दोनों स्लोगन मैंने ही लिखे थे। बहुत सारे स्लोगन लिखे थे उस वक़्त मैंने, गीत भी हुँ, लिखे थे। हुँ, तो ये 2 स्लोगन बहुत मशहूर हुए, अखबारों में भी छपे, आज भी लोग इनको कोट करते हैं। तो हमारी ये सोच थी कि बेटी जब तक नहीं पढ़ेगी क्योंकि जी। माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ गोद में बच्चे को जो संस्कार देती है, वो संस्कार पूरी उम्र उसके साथ रहते हैं, वो चाहे अच्छे बिल हों या बुरे हों। आदमी हुँ, पढ़ता है, गुरु के सानिध्य में भी रहता है, पूरी जवानी बच्चे हुँ, की गुरु के साथ गुज़रती है। इसके बावजूद जो संस्कार उसे गोद में मिलते हैं, वो पूरी तरह हुँ, से नहीं छूटते और वो संस्कार अच्छे होते हैं तो शिक्षा के साथ-साथ परिष्कृत होते हैं और उनमें निखार आता है और अगर बुरे होते हैं तो गुरु उनको निकालने की कोशिश करता है। तो जी। इसलिए हमने ये सोचा कि बेटी जब तक नहीं पढ़ेगी, जब तक हम रूट लेवल तक शिक्षा को मेवात में नहीं ले जा सकते। इसलिए हमने बेटी के पढ़ने पर ज़्यादा जोर दिया। हालाँकि हुँ, इसका हुँ, हुँ, विरोध भी हुआ क्योंकि मेवात तो तबलीग की धरती है और लेकिन हुँ, आप समझ लीजिए या तो
हमारा प्रभाव समझ लीजिए या हम अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि वो ज़्यादा जी। विरोध जो हुआ था, वो इनिशियल स्टेज पर ही दब गया और बेटियों ने पढ़ना शुरू किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि मेवात की बेटियाँ प्रोफ़ेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पीएचडी भी की हुई लड़कियाँ हैं। तो बहुत तेज़ी से लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। उस वक़्त सिर्फ़ 3 लड़कियाँ ग्रेजुएट थी मेवात में। और इस हुँ। वक़्त मेवात का जो बेटियों का साक्षरता प्रतिशत है, वो तकरीबन 33 से 35% के बीच में है और ओवरऑल 60% से ऊपर है, जो पहले 24% बहुत था। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, सही बात है। इसके अलावा अहमद साहब आपने ये तो बेटियों की शिक्षा पर काम किया और आपको सफलता भी मिली, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इसके इतर मेवात को अलग ज़िला बनाना, एक अलग पहचान दिलाना, उस आंदोलन में आपको कितनी परेशानी आई? देखिए मेवात को जिला बनाने का जब हमने सोचा था, ये जी। 24 दिसंबर 1994 को, जी, जी। तो इस बात पे बहुत गहन विचार-विमर्श हुआ था क्योंकि हुँ। कई तरह के लोग हैं इस देश में और सांप्रदायिक लोग तो अक्सर मेवात को मिनी पाकिस्तान कहते थे। तो मैंने हुँ। साथियों के सामने ये बात रखी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ये मिनी पाकिस्तान वाला टैग लग जाए और लोग हुँ, हुँ, इसका हुँ। विरोध करना शुरू कर दें और वो हुआ भी। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि डिस्ट्रिक्ट गुड़गाँव बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जी। हमारे उस वक़्त 5 ब्लॉक थे और उधर 4 ब्लॉक थे, सोहना से आगे। तो वो 4 ब्लॉक डेवलप्ड थे और हम अंडर डेवलपमेंट थे। हुँ, तो हुँ। हमने ये सोचा कि अगर हमारा अलग जिला बन जाता है, तो जो जो डेवलपमेंट की प्लानिंग है, वो हमारे हिसाब से हो पाएगी और जो पैसा है, वो उस हिसाब से आ पाएगा। इसलिए हुँ, हमने मेवात डिस्ट्रिक्ट की माँग की। बहुत हुँ, सारे लोग हमारे साथ भी आए उसके लिए, हुँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खासकर एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो काफ़ी विरोध किया और कई नेताओं ने भी ये कहा कि भई ये अगर बन पाता तो हम पहले ही कर लेते, ये लोग तो ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम इसको जन आंदोलन बना दें, हुँ, तो फिर हम कहीं न कहीं कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमने ये प्लानिंग की कि जो भी नेता मेवात में आया, चाहे वो अपोज़िशन का था, चाहे सरकार का था। हमने उससे हुँ, कहा कि हुँ। भई क्यों ना मेवात को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, अगर मेवात का विकास जी। करना है। तो अक्सर अपोज़िशन वाले वादा कर जाते हैं, हाँ, हम आए तो हम कर लेंगे, हम आए तो हम कर हुँ, लेंगे। चौटाला साहब ने ऐसा किया। जब वो सीएम बने तो हमने उनसे कहा जी आप अपना वादा पूरा कीजिए। कहने लगे मैंने ऐसा वादा हुँ, किया ही नहीं। हमने कहा जी ये हुँ, आपने वादा किया, हमने अखबार की कटिंग उनको दिखाई कि ये देखो आपने कहा था, इस जगह कहा था, इस डेट को कहा। फिर हुँ, उन्होंने जो इफ्तियारी देते थे रमज़ान में चौटाला जी, तो फारूक अब्दुल्ला आए, उनसे हमने कहा, हुँ, उन्होंने स्टेज से कहा भई ये जिला माँग रहे हैं तो इनको जिला दे दिया जाए। और भी इस तरह का मतलब एक तरह का ऐसा जन आंदोलन बन बन गया कि हमारे अलावा बच्चे-बच्चे जिले की माँग करने लगे। और हुँ, इतना जब जब भी कोई सीएम आता, जब भी कोई नेता आता तो बस एक ही बात होती भई हमारा जिला दो, हमें जिला दो, हमें जिला दो। और आखिर ये हुआ हुँ, कि चौटाला जी को जिला घोषित करना पड़ा सत्यमेवपुरम के नाम से और बाद में उसको मेवात नाम से किया गया। फिर हमने हुँ, इस चीज़ का विरोध किया। हुड्डा जी से कहा कि मेवात एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक जगह है, जो हरियाणा, जी, जी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। इसलिए आप मेवात कहोगे तो 3 स्टेट को तो आपका जिला कवर नहीं कर सकता। और फिर जिलों के जी। नाम भी अक्सर सिटीज़ के नाम से हैं, तब उसको नूंह जिला बनाया गया। और आज वो जिला अच्छे से काम कर रहा है, शांति है, कोई दिक्कत हुँ। नहीं है। तो और अहमद साहब जो आपने हमने बेटियों की उम्मीद की शिक्षा थी को लेकर बात की, आंदोलन किया, उसमें आपको सफलता मिली, सभी चीज़ों में आपको लोगों ने सपोर्ट किया, पार्टियों ने सपोर्ट किया, तो अब आपका इरादा है कोई पार्टी जॉइन करने का? नहीं, नहीं, मैंने कभी भी राजनीति के लिए नहीं सोचा। हमारा मेवात विकास सभा एक संगठन है, मैं उसका संरक्षक हूँ पिछले 20 साल से, उसी को हम हुँ, चलाते हैं हुँ। अच्छे से। और मेरा सोचना ये है कि अगर हम राजनीति में घुसे,
या हुँ, हमने राजनीतिक इच्छा पाली, तो फिर हमारा जी, संगठन मर जाएगा और जो सोशल वर्क हम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं भी अच्छा, और खुद अपने साथियों को भी पॉलिटिकल पार्टियाँ जॉइन करने से मना करता हूँ। जो मान जाता है ठीक है, जो नहीं मानता वो रिज़ाइन करके चला जाता है। हुँ, तो हमने कभी नहीं सोचा। हाँ, ल लिखना है, साहित्य साधना करनी है, वो चल रही है। अब भी मैं रोज़ाना लिखता हूँ, चाहे 2 लाइन लिखूँ। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अपने काम करते हैं। जी, लोगों को जगाते हैं, लोगों को शिक्षा की बात कर रहे हैं, लोगों से नशा, जुआ, सट्टा, शराब और जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनसे दूर रहने की अपील करते हैं, कोशिश भी करते हैं, जी, पंचायतें भी करते हैं। तो वो सब काम कर रहे हैं। अगर हमने राजनीतिक पार्टी जॉइन की, तो फिर पार्टी की लाइन से चलना पड़ेगा, पार्टी के हाँ, आदेश मानने पड़ेंगे, निर्देश मानने पड़ेंगे और हुँ। फिर हमारा वो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा अहमद साहब इसके अलावा जैसे हम युवाओं की बात कर रहे हैं लगातार, तो आप देखते होंगे कि आज का युवा पढ़ने पे बिलीव नहीं करता, है ना? इंटरनेट है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं? युवाओं को पढ़ने में बिलीव दरअसल करना चाहिए या ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मेरे हिसाब से। हुँ, क्योंकि एक तो इंटरनेट पे जो डाटाज़ होते हैं, मैं अक्सर जी, हिस्टोरिकल डाटाज़ देखता रहता हूँ, उनमें बहुत सारी हुँ, गलतियाँ होती हैं। दूसरी हुँ, बात ये है कि जो चीज़ हम किताब में पढ़कर उस पर चिंतन-मनन कर सकते हैं, सोच-विचार कर सकते हैं, वो हुँ, हम हुँ, सोशल हुँ, मीडिया पर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, एक तो सोशल मीडिया पे आप पढ़ेंगे तो जल्दी से थकान महसूस होती है हुँ, आपको, हुँ, दिमागी तौर पर आप थकान जी, महसूस करते हैं और वो जो आप गहराई से किसी विषय पर सोचते हैं, वो नहीं सोच पाते। किताब हम पढ़ते हैं, वो परमानेंट रिकॉर्ड है, उसे हम अच्छे से 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से किताबों की जो दुनिया है, वो आज भी ज़िंदा है और वो मर नहीं हुँ, सकती और किताब पढ़ने की आदत हर बच्चे को, हर आदमी को होनी चाहिए और जी, ख़ासकर जो जो अच्छी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, समाज से जुड़ी चीज़ें हैं या आप राजनीति हुँ, करते हैं, तो राजनीति से जुड़ी चीज़ें हैं या आप जी, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया से जुड़ी चीज़ें हैं, वो किताब में सब चीज़ें हैं, वो पढ़नी चाहिए और उस पर गहराई से सोच-विचार करना चाहिए, इससे पहले कि आप अगला कदम उठाएँ। तो अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में कामयाब होना है, ग्राउंड पर आपको अगर कामयाब होना है, तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास जो अच्छा लोग पीएचडी जाते-जाते करने के लिए आते हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आवाज़ द वॉइस के ज़रिए कोई मैसेज आप पहुँचाना चाहते हो? हाँ, नहीं मेरा मैसेज यही है कि युवा अपने समाज के लिए और देश के लिए समर्पित रहें और जो बुराइयाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ खासकर सट्टा है, जुआ है, नशा है, शराब है या दहेज है, उन सब से युवाओं को बचना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए और एक सामाजिक सोच अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि और बचपन में जो हम हिंदू-मुस्लिम सीखते हैं, एकता को वही लेकर क्या आगे कहना चलकर चाहेंगे? मेवात एक ऐसी जगह है, जिसमें ना तो आज़ादी से पहले और ना आज़ादी से के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ। हुँ, हुँ। मेवात को अगर भारत की जो गंगा-जमुना तहज़ीब है, उसकी जी। जिंदा मिसाल अगर आज कोई है, तो वो मेवात। और हुँ। मैं समझता हूँ कि ये देश हिंदू-मुस्लिम ही क्या, इस देश हुँ। में तकरीबन 2200 धर्म और जातियाँ हैं और 6000 के करीब भाषाएँ और बोलियाँ हैं। तो जी। उन सब में जब तक हम सामंजस्य नहीं बिठाएँगे, अनेकता में एकता, यूनिटी इन हुँ। डाइवर्सिटी, यही तो हमारी ताकत है। और इसी के लिए हम अगर कोई ये कहता है कि भारत विश्व गुरु है, तो भारत विश्व गुरु इसीलिए है कि वो 2200 धर्म और जातियों को और लगभग 6000 भाषा-भाषी लोगों को एक साथ लेकर चलता है। इसलिए जो हुँ। जो हिंदू-मुस्लिम एकता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा मान-सम्मान है और अगर हमारी दुनिया में पहचान है, तो वो इसी की वजह से। लोग आज बिल्कुल, बिल्कुल। गांधी की वजह से जानते हैं, तो इसलिए जानते हैं कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा की बात की, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम की बात की।
तो इसलिए हिंदू-मुस्लिम एकता भारत की जो शक्ति है, भारत की जो शक्ति है उसके लिए हिंदू-मुस्लिम एकता ज़रूरी ज़रूरी है और हिंदू-मुस्लिम या सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो भी इस देश में लोग रहते हैं, वो सब मिलकर रहेंगे तभी हम तरक्की कर पाएँगे। अगर हम इन्हीं झगड़ों में उलझे रहें, तो तरक्की करने का तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा। हम एक-दूसरे को ऐसे ही दंगों में बर्बाद करते रहेंगे, मारते रहेंगे, जलाते रहेंगे और तरक्की करने का जो मौका है वो तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। इसलिए जी, सरकारों को भी और प्रशासन को भी अ, ये इस बात पर गहन विचार करना चाहिए कि भारत में जितनी मजबूत जातीय एकता होगी, जितना हमारा समाज समरस होगा और समानता पे आधारित होगा, उतना ही भारत मजबूत होगा, उतना ही भारत तरक्की कर पाएगा। और तभी हम सही मायने में विश्व गुरु कहला पाएँगे। अच्छा, एक जाते-जाते आप स्लोगन लिखते हैं, जाते-जाते एक स्लोगन भी हो जाए। हाँ, एक स्लोगन हमने एक दिया था कि ताई, माई, भाभी, बहना, बहनों सब तालीम का गहना। बहुत खूबसूरत। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा अहमद सार आपसे बात करके। आपने जैसे-जैसे युवाओं के लिए भी आप हमेशा प्रेरणा बने रहे। आवाज़ द वॉइस भी यही उम्मीद करता है ऐसी समाज में एकता का, भाईचारे का संदेश आप फैलाते रहें। फिलहाल मैं बहुत अपने शुक्रिया दर्शकों आपका। से अलविदा ले लेती हूँ और ऐसे ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।